बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इम्पीडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम ने देखा है कि सिग्नल को फेजर के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो फेजर करंट और फेजर वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम ओम्स लॉ के मुताबिक लिख सकते हैं। यानी फेजर वोल्टेज इज इक्वल टू फेजर करंट मल्टीप्लाई बाई जेड। जेड को हम इम्पीडेंस कहते हैं और यहाँ से जेड इज इक्वल टू वी ओवर आई लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम ओम्स लॉ में वी इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखते थे। अब यहाँ पे हम वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड लिखेंगे। सो जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस और जेड की यूनिट जो है वो ओम्स है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। आमतौर पे जो है इम्पीडेंस ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, यानी इसको x प्लस जे वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में हम मुख्तलिफ सर्किट्स को डील करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे तीनों है, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। तो इम्पीडेंस Z को हम एक्चुअली इस फॉर्म में लिखते हैं कि रेजिस्टेंस प्लस J टाइम्स रिएक्टेंस। अभी हम ये देखेंगे कि क्या है, किस तरह से ये रिएक्टेंस का मतलब क्या हुआ। तो Z इम्पीडेंस इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस और JX रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस वो कंपोनेंट है जो कि इंडक्टर या कैपेसिटर की वजह से इसमें जो मुज़ाहमत पैदा करे उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। The resistance offered by inductor and capacitor to the flow of current is called reactance. अब अगर इंडक्टिव सर्किट है यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है तो उसके लिए इम्पीडेंस को हम इस तरह लिखेंगे, आर जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल। और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो आर तो उसी तरह रहा है, कैपेसिटेंस के जो रिएक्टेंस है वो 1 ओवर ओमेगा सी और उसके साथ जे आ जाएगा, सो 1 ओवर जे ओमेगा सी। तो अब इसके इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे कि Z इज इक्वल टू आर प्लस 1 ओवर जे ओमेगा सी। और एक ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको आपने याद रखना है कि 1 ओवर जे को माइनस जे के बराबर लिखा जाता है। और कैसे कि जैसे 1 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई -1, और एक माइनस को हम यहाँ पे बाहर लेकर आ गए, और दूसरे माइनस को आपको याद होगा कि जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इस -1 की जगह पे हम जे स्क्वायर लिख लेते हैं। और फिर ये जे और ऊपर वाले से एक जे कट जाएगा तो एक जे ऊपर बाकी रह जाएगा और ये माइनस साइन। तो इस तरह से, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि 1 ओवर जे इज रिटन एज -j। अच्छा, तो अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पे इस जे को हम ऊपर लेके जाके मैनिपुलेट करके तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि -1 जे ओवर ओमेगा सी। आप इस फार्मूले को यूज़ करके इसको बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हैं। और इसको मज़ीद इस फॉर्म में लिख लेंगे कि हम जे को पहले लेकर आए और माइनस को ऊपर लेके गए, तो -1 ओमेगा सी। तो अब ये टर्म जो है -1 ओमेगा सी, ये इसका रिएक्टेंस हो गया।
कैपेसिटिव केस में। और इसी तरह जब तीनों मौजूद हैं तो उनका भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, आर और कैपेसिटर के लिए 1/j⍵c और इंडक्टर के लिए j⍵L। अब बाज़ दफ़ा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या इम्पीडेंस जो है वो फेज़र है। तो याद रखें कि फेज़र हमेशा साइनोसाइडल सिग्नल जो है उसको इन फेज़र फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आमतौर पे कोसाइन सिग्नल को, अगर साइन है तो उसको भी हम कोसाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम फेज़र में लिखते हैं। तो इसका जवाब ये होगा कि नो, इट इज़ नॉट अ फेज़र बिकॉज इट डज नॉट हैव और इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए साइनोसाइडल क्वांटिटी। आइए अब देखते हैं हम किस तरह से इम्पीडेंस को प्लॉट करते हैं, और ख़ास तौर पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव इम्पीडेंस को। तो ये देखें, इंडक्टिव इम्पीडेंस का हमने पहले भी जिक्र किया कि इसको हम R + j⍵L लिखते हैं, और ⍵L को फिर XL, यानी इसको आप कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। X जो है वो रिएक्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, और जब उसके साथ L लगा दें या इंडक्टर के लिए जब हो तो उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस या XL लिखते हैं। और इसको प्लॉट इस तरह से किया जाता है कि x चूँकि ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो रियल एक्सिस पे हम r को प्लॉट करते हैं और इमेजिनरी एक्सिस पे जो है हम x को प्लॉट करते हैं। अब यहाँ चूँकि x के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका एंगल जो है ये ओवरऑल पॉजिटिव एंगल होगा। अब रेजिस्टेंस में तो कोई रिएक्टेंस है ही नहीं, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस वाले लाइन पे ही हम प्लॉट करेंगे, और चूँकि ये इसका रिएक्टेंस 0 है तो ये दोनों इन फेज हैं। अब आ जाते हैं हम कैपेसिटिव इंडक्टेंस में। कैपेसिटिव इंडक्टेंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लिख लें, और जे के साथ वाली जो टर्म है इसको हम फिर XC या कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो अब ये रेजिस्टेंस तो रियल एक्सिस पे आ गया और रिएक्टेंस जो है वो नेगेटिव साइड पे चला गया, और इसीलिए इसके एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल होगा। तो अब अगर तीनों को आप देखें तो इंडक्टिव इम्पीडेंस जो है वो पॉजिटिव साइड पे है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस इम्पीडेंस जो है वो नेगेटिव साइड पे है, और प्योर रेजिस्टेंस जो है उसको 0 लाइन पे है। अब आइए हम सवाल करते हैं यहाँ पे, फाइंड VT एंड IT इन द सर्किट। तो VT आमतौर पे जो कैपेसिटर की वोल्टेज है उसको V या VT लिखा जाता है, यानी हम कैपेसिटर वोल्टेज को हमने मालूम करना है और इस सर्किट में से करंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको फेजर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा VS यानी जो गिवन सिग्नल है वो 10 cos 4t है। तो अब यहाँ पे याद होगा कि ये V मैक्स हो जाता है, V पहला वाला टर्म जो V हम लिखते हैं, और ये 4 जो है ये ओमेगा है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम फेजर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 10 एंगल 0, क्योंकि इसके साथ और कोई फाई वगैरह नहीं है तो इसलिए इसका एंगल 0 हो गया। उसके बाद रेजिस्टेंस तो वैसे ही रह जाएगा। कैपेसिटर जो है इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1/j⍵c जो है उस फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। इस 1/j⍵c हमने पहले भी डिस्कस किया था कि -j/⍵c लिख सकते हैं, और ये ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दें और कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल दें, तो ये -j 2.5 ओम आ गया। अब आए हम सर्किट पे, तो हमारा सर्किट इस तरह से बन गया। फेजर फॉर्म में हमने वोल्टेज लिख दिया, रेजिस्टेंस वही है, और कैपेसिटेंस को हमने उसके रिएक्टेंस फॉर्म में लिख लिया।
तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी हमारा जो इम्पीडेंस है वो समेशन ऑफ द टू बन गया इन दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ -j 2.5, तो ये जो है हमारा इम्पीडेंस बन गया। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले में। हम करंट निकालने के लिए हमने पहले देखा है कि V/Z लिख सकते हैं। V हमारा आ गया 10 0 जो कि यहाँ से, और Z 5 -j 2.5। तो आप कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक तरीका और है कि इसको हम पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। कैलकुलेटर में जाके आप इसको, अब पोलर ऑप्शन में जाएंगे तो ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और -26 जो है ये एंगल, और 10 को जब आप 5.59 से डिवाइड करेंगे तो 1.789, और ये एंगल जब ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव एंगल। तो ये आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने करंट निकाल लिया था, अब हमने इस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज को मालूम करना है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा कि करंट मल्टीप्लाई बाई जो कैपेसिटिव इम्पीडेंस है ZC, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें VC आ जाएगा। तो ये तो हमारा करंट आ गया, और कैपेसिटिव इम्पीडेंस जो है वो -j 2.5 है। अगेन आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बेहतर कैलकुलेटर है, वरना आप इसको भी पोलर फॉर्म में लिख लें। ये अभी कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 25 -90 हो गया। अब ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.49, और ये दोनों एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो -63.43। तो ये वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर आ गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब चूंकि ओरिजिनल सवाल में वोल्टेज फेजर फॉर्म में नहीं था, बल्कि ये टाइम डोमेन में था, तो इसलिए हमारा जो आंसर्स हैं, ये आंसर और ये, इन दोनों को हमें टाइम डोमेन में वापस लेके जाना है। तो टाइम डोमेन में वापस लेके जाने के लिए, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया ये 1.79, उसके साथ हम cos 40 जो है cos 40 + 26.57 जो इसका एंगल है वो लिख लेंगे, और इसी तरह VT के लिए ये मैग्नीट्यूड हो गया, और cos के साथ ये एंगल माइनस कर लेंगे। सो cos 40, याद रहे कि 40 जो है ये ω t है, माइनस ये एंगल आ गया। तो ये हमारे दोनों टर्म्स आ गया। और यहाँ से अगर आप देखें तो द करंट जो है ये पॉजिटिव है और वोल्टेज नेगेटिव है, तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। इन दोनों में फ़र्क 90 डिग्री का है। आइए एक और सवाल करते हैं। ये अब इंडक्टिव सर्किट है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर है, और ये गिवन सिग्नल है। यहाँ पे भी हमने वोल्टेज और करंट मालूम करना है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और करंट थ्रू द सर्किट। अब जो गिवन सिग्नल है वो साइन के फॉर्म है, हमने इसको पहले कोसाइन के फॉर्म में चेंज करना है ताकि हम इसको डायरेक्टली फेजर फॉर्म में लिख सकें। आपको याद होगा कि साइन को कोसाइन के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें -90 सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये 5 sin 10t जो है ये 5 cos 10t -90 डिग्री हो गया, और यहाँ से हम फेजर फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो V = 5 जो मैग्नीट्यूड है, और एंगल, फेज एंगल -90। अब इसको भी हमने कन्वर्ट करना है jωL के फॉर्म में। तो j जो है वो इस यहाँ से देखें, ये ओमेगा है, sin ω t 10, तो ω10 आ गया, और उसके बाद 0.2 हेनरी। तो यहाँ से jωL जो है वो J2 के बराबर आ गया।
अब आइए हम फेजर सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा फेजर सर्किट बन गया, वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ फेजर आ गया, ये भी इन टर्म्स ऑफ फेजर है। तो अब हम इसको इम्पीडेंस यहाँ से मालूम कर लेंगे और फिर आई इजिकल टू वी ओवर जेड निकालेंगे। तो इम्पीडेंस जैसे हमने पहले पढ़ा कि आर प्लस जी ओमेगा एल, आर यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लिया, प्लस जी ओमेगा हमने यहाँ पे निकाला, जी ओमेगा एल J2 के बराबर है तो J2 आ गया। और इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 4.47 एंगल 26.56। और फिर करंट, फेजर करंट इज इक्वल टू फेजर वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस। फेजर वोल्टेज 5 एंगल 90 है तो वो लिख लिया हमने, और इम्पीडेंस इस फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 5 को 4.47 से तो 1.12 आ गया। ये एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और जब दोनों को ऐड करेंगे तो -116.56 आ जाएगा। अगर आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इस चीज़ को यहाँ लिख के, और आपके पास जो मॉडर्न कैलकुलेटर है तो वहाँ से डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। अब हमने VL मालूम करना है, ये V या VL जो I इंटू जे ओमेगा एल, आई हमने निकाल लिया ये, और उसके साथ जे ओमेगा एल जो है वो J2 के बराबर है। J2 को हम लिख सकते हैं 2 एंगल 90 फिर फॉर्म में। J जो है वो इमेजिनरी एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, ये रियल एक्सिस है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है ऊपर, तो इनका फ़र्क जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए J2 को 290 लिख सकते हैं। तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.24 हो गया। ये एंगल इसका रहा, पॉजिटिव 90 यहाँ से आ गया, और फिर इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो -26 आ गया। तो 2.24 माइनस 26.56 ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस आ गया। Okay, so we were here, we had found out VL to be 2.24 angle minus 26.56. Now we'll write it in time domain. So it is 2.24 cos omega t 10t minus this angle. Now since the question was in sinusoidal form, so it is better that we transform the answer also in the sinusoidal form. So to transfer or change cos to sine or sine to cos, this is a technique that we had learned earlier in the phasor conversion. So the technique is that if you are going from S to S, that is end of cos is S and beginning of sine is S. So if you are going from S to S, then you add 90 degree. And now in this case, it's not, here it is same, S to S is same, but when we are going from sine to cos, you are going from N to C, so it is not same. And when it is not same, then you subtract -90 degree. So if you keep this technique in mind, if you are going from same to same, S to S, then add 90 degree, and else you subtract 90 degree. So we are going from cos to sine, so cos to sine, so we'll add 90 degree with this angle. So we write sine remaining this plus 90 degree, and so this is our answer, 2.24 sine 10t, and solving this we get plus 63.43. So this was VL in sine form, and let's see the current I. So this was the current that we calculated in the phasor form, and again we write it in the time domain form, so cos 10t minus this angle, and following the same technique we convert this into sine. Since we are going from cos to sine, so we add 90 degree, and so this is our answer. So I hope this gives you some idea as to how to solve the admittance problems. So if this was any of any help, then please subscribe my channel.
थैंक यू।